हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपके क्लास 12th का इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 2 यानी कि इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेकर 1990। आप हमारी वीडियोस को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से रिवाइज़ करें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले एक काम करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना क्योंकि रेगुलर वीडियोस हमारे चैनल पर आती हैं जो आपके क्लास 12th की पूरी अच्छी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। और कई बार बच्चों की इंपॉर्टेंट अपडेट या इंपॉर्टेंट वीडियो मिस होती है और फिर वो बाद में सर्च करते हैं और कई बार मिल नहीं पाती। तो सबसे पहले तो आपको ये काम करना ही करना है। बाकी ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ छोटा सा एक मोटिवेशनल मैसेज देना चाहता हूँ क्योंकि कई बार बच्चे तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, पर उनको बीच में ऐसा लगता है कि सर मोटिवेशन की कमी हो गई है, इंस्पिरेशन की कमी हो गई है। तो मैं आपको सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि देखो, कुछ दिनों की बात है, उसके बाद जब आपके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे, आप अच्छे एग्ज़ाम्स दे दोगे, आपका रिज़ल्ट आता है, तो वो जो खुशी होती है अच्छे रिज़ल्ट की, जो शायद बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अभी आपको देखकर सोच रहे होंगे कि इसके मार्क्स नहीं आएंगे या ये पता नहीं क्या ही करेगा, तो उनके चेहरे पर जब वो एक सरप्राइज़ और एक शॉक देखने को आपको मिलेगा ना, वो खुशी सबसे ज़्यादा वर्थ इट होगी। और आपको अपने ऊपर गर्व होगा कि मैंने कुछ टाइम मेहनत करी और कुछ टाइम मैंने एफर्ट डाले और उसका रिज़ल्ट जो मुझे मिल रहा है वो बहुत अच्छा मिल रहा है। तो वो छोटी सी जो आप कह सकते हो जो एक खुशी होती है, उस खुशी के लिए बस आज आपको थोड़ी सी तपस्या करनी है, थोड़ा सा पढ़ाई एक्स्ट्रा करनी है, थोड़े से एफर्ट्स एक्स्ट्रा डालने हैं, लेकिन वो सारे एफर्ट्स, सारे आपके कह लो थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत वर्थ रहेगी और बहुत फ्रूटफुल रहेगा। ठीक है ना? तो इस नोट पर बस ये सोचो कि हमें अच्छे से पढ़ना है। चलो, तो आज हम चैप्टर नंबर 2 अपना शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2 बेसिकली है इंडियन इकोनॉमी का जो 40 साल का दौर था 1950 से लेकर, यानी कि हम इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, अब आज़ाद हो गए हैं। आज़ादी के बाद अगले 40 साल हमारी इकोनॉमी के कैसे रहे, तो ये पूरा चैप्टर जनरली 3 चीज़ों के इर्द गिर्द घूमता है, यानी कि प्लानिंग क्या रही, उसके फेलियर, उसके सक्सेस पॉइंट्स क्या रहे, और अगले जो 40 साल हैं 1950 से लेकर 1990 तक के, उसमें खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में मतलब क्या क्या मेजर चेंजेस हुए, क्या अप्स एंड डाउन्स हुए, और थोड़ा सा जो ट्रेड पॉलिसी है या हमारा जो व्यापार था, ट्रेड था, उसके अंदर क्या नीतियाँ थी। बस इस तरह का ये पूरा चैप्टर हमारा रहता है। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर सबसे पहले कि जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो सबसे पहले तो ये कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है ना। देखो, 2 तरह की प्लानिंग होती है, मैं आपको भी बताता हूँ। सबसे पहले ना इकोनॉमिक सिस्टम समझना पड़ता है। 2 तरह के मॉडल्स होते हैं, एक को बोलते हैं कैपिटलिस्ट, एक को बोलते हैं सोशलिस्ट। अब देखो, अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक प्लानिंग की, तो डायरेक्टिव प्लानिंग एक टर्म होता है जो आपको पता है कौन सी इकोनॉमी में चलता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, क्योंकि वहाँ पर कोई गवर्नमेंट होती नहीं है और वहाँ पर प्रॉफिट मोटिव के लिए हर तरह से काम किया जाता है। तो वहाँ पर हम एक प्लानिंग टर्म जो यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्लानिंग, यानी कि जिसमें सब कुछ डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस से निर्धारित किया जाता है। जबकि दूसरी होती है कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है जिसमें सबको साथ लेकर चलने की बात की जाती है। ऐसी प्लानिंग आपको सोशलिस्ट इकोनॉमी में देखने को मिलती है, क्योंकि सोशलिस्ट इकोनॉमी काम करती है पब्लिक के वेलफेयर के लिए, सोशल सामाजिक भलाई के लिए। वहाँ पर प्रॉफिट मोटिव कमाना उद्देश्य नहीं होता, इसीलिए वहाँ पर प्लानिंग को नाम देते हैं कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग, ताकि सबका ग्रोथ हो, सबकी डेवलपमेंट हो, तो इसीलिए वो नाम पड़ता है कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। अब देखो, ये हम क्यों पढ़ते हैं। जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो ऑब्वियसली हमें एज अ कंट्री सोचना था कि हम अपने देश में किस तरह की प्लानिंग फॉलो करें। अब किस तरह की प्लानिंग फॉलो करने के लिए ऑब्वियसली पहला क्वेश्चन उससे भी पहला ये आएगा कि हम किस तरह का इकोनॉमिक सिस्टम का मॉडल फॉलो करें, या हम कैपिटलिस्ट सिस्टम फॉलो करें या सोशलिस्ट सिस्टम फॉलो करें। तो कहानी की शुरुआत एक्चुअल में यहीं से होती है कि हमारे इंडियन इकोनॉमी जो थी, देखो वो तो आपको पता ही है, बैकवर्ड थी, स्टेगनेंट थी, और अब हमें ये डिसाइड करना था कि किस टाइप की इकोनॉमिक सिस्टम हमें फॉलो करनी है। तो दुनिया में जनरली 2 तरह के सिस्टम होते हैं, हालांकि तीसरा भी उनको ब्लेंड करके बन जाता है। एक मॉडल को हम कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक मॉडल को हम कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी, और दोनों को ब्लेंड करके बन जाती है मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है? बहुत ही सिंपल, जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का रिसोर्सेज पर पूरा नियंत्रण होता है और वो सारे निर्णय, डिसीजन प्रॉफिट मोटिव के लिए लेते हैं। जबकि सोशलिस्ट इकोनॉमी जो होती है, इसके विपरीत, उसमें एक गवर्नमेंट होती है, यानी कि एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होती है
जो इस मोटिव से काम करती है कि हमें लोगों की भलाई करनी है, सबका ग्रोथ होना चाहिए, सबका डेवलपमेंट होना चाहिए और बेसिक नेसेसिटीज सबको प्रोवाइड होनी चाहिए। सोशल वेलफेयर यहाँ का एक मेन उद्देश्य होता है। अब इंडिया को ये सोचना था कि जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि कौन सी बताता हूँ आपको। सेंट्रल प्रॉब्लम्स बोले तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर हुम टू प्रोड्यूस, क्योंकि हर इकोनॉमी में ये तीन प्रॉब्लम्स यूनिवर्सल हैं। चाहे आप कोई भी इकोनॉमी ले लो दुनिया की, उन इकोनॉमीज़ में ये तीनों प्रॉब्लम्स होती ही हैं। अब इंडिया को ये सोचना था कि ये तीनों प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए हमें किस तरह का इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो करना है। क्या हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बने, तो वो भी प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे देश में पॉवर्टी बहुत थी उस समय, और अगर हम सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे देंगे तो वो तो फिर और एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, गरीब और गरीब हो जाएगा। और अगर हम सोशलिस्ट इकोनॉमी फॉलो कर लें, यानी पब्लिक वेलफेयर के लिए सोचें, तो हमारे, क्योंकि नई सरकार थी, देश अभी अभी आज़ाद हुआ है, अंग्रेज़ों ने हमें बिल्कुल पूरी तरह से लूट लिया है, पैसों की इतनी भारी कमी है हमारे देश में, तो हम पब्लिक वेलफेयर करेंगे कैसे भाई? ऑब्वियसली जब आपके जेब में पैसे नहीं होगा तो आप कैसे किसी को दे पाओगे? तो यही स्थिति थी। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी बनना भी मुश्किल था। तो एक बहुत ही सिंपल बीच का रास्ता निकाला गया, जो आप सब जानते हैं कि इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो कर लिया। अब मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में क्या होता है कि जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम गवर्नमेंट का भी सहारा लेते हैं, गवर्नमेंट भी डिसीजंस लेती है, और कहीं कहीं पर हम प्राइवेट सेक्टर को या डिमांड सप्लाई के फोर्सेस को भी मतलब रोल देते हैं कि कुछ चीज़ें डिमांड सप्लाई से अपने आप डिटरमाइन हो जाएंगी, इक्विलिब्रियम से अपने आप डिटरमाइन हो जाएंगी, प्राइवेट सेक्टर के पास नियंत्रण रहेगा और कुछ चीज़ों का गवर्नमेंट के पास नियंत्रण रहेगा। अब उसमें ये चीज़ समझनी है, आप इसको बड़े ध्यान से सुनना, जो मैं नेक्स्ट लाइन बोल रहा हूँ। 1950 से जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ तब पब्लिक सेक्टर का रोल बहुत ज़्यादा था, प्राइवेट का बहुत कम था। लेकिन ओवर द ईयर्स 1950 से 1960s फिर 70s तक हम पहुँचे, तब भी पब्लिक सेक्टर का रोल काफ़ी हाई होता था। लेकिन जब हम 1980s के दौर में पहुँचे और ख़ासकर 1990s तक पहुँचे, तो धीरे धीरे समझ आना शुरू हो चुका था कि पब्लिक सेक्टर का रोल अब कम करना पड़ेगा और प्राइवेट सेक्टर का रोल थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। हालांकि वो पूरी तरह से स्विच ओवर अगले चैप्टर में होता है। इस चैप्टर में हमारी कहानी क्योंकि 1990 पर आकर रुक जाती है, तो हमें वहीं पर रुकना है। तो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में हमारा ये मॉडल होता है, पब्लिक और प्राइवेट दोनों का रोल रहता है। तो ये चैप्टर का एक तरह से इंट्रोडक्शन है, और इतनी कहानी का मतलब है कि एक तरह से इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम मॉडल को फॉलो कर लिया है ना। तो यही बात यहाँ पर मेंशन हो रखी है। देखो, अब सबसे पहला टॉपिक जो हमारा मेन है वो है कि इंडिया के अंदर अब प्लानिंग करनी थी। हमने मॉडल तो सेलेक्ट कर लिया कि हम मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम बनेंगे। अब क्या, अब आगे क्या? तो देखो जी, प्लानिंग करने के लिए ऑब्वियसली हमें ये सोचना पड़ता है कि हम अपने देश के रिसोर्सेज को कहाँ लगाएंगे, हमारे देश के कुछ गोल्स क्या हैं, है ना। इन सब चीज़ों को लेकर प्लानिंग की जाती है। तो इसको भी हमने दूसरे देशों के मॉडल से थोड़ा थोड़ा इंस्पायर होकर एक सेटअप अपने यहाँ करा, जिसको हम बोलते हैं 5 ईयर प्लान्स, यानी कि पंचवर्षीय योजनाएं। तो भारत में 1950 में प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई, जिसके चेयरमैन जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो उस समय जवाहरलाल नेहरू साहब जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे। अब प्लानिंग कमीशन का काम ही होता है कि ये पंचवर्षीय योजनाएं बनाएं, जिसको हम बोलते हैं 5 ईयर प्लान्स, है ना। हालांकि आज प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज होकर नीति आयोग हो चुका है, लेकिन उस टाइम पर प्लानिंग कमीशन था। तो ये 5-5 साल की प्लानिंग करते हैं कि भाई अगले 5 साल क्या, फिर अगले 5 साल क्या, फिर अगले 5 साल क्या। तो हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इसमें कि भाई ये जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, यानी कि 5 ईयर प्लान्स हैं, इनके गोल्स क्या होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इनडायरेक्ट भी आ सकता है। तो आप एक कोड याद रखो, ठीक है, बहुत सिंपल कोड है। बचपन में हम सब ने वो कैडबरी की जेम्स की गोलियां खाई थी, बड़ी अच्छी लगती हैं, है ना, GEMS, जेम्स, यही कोड है। तो हमारे इसके 5 ईयर प्लान के गोल्स का कोड क्या है? जेम्स, GEMS, यानी कि 4 चीज़ें होती हैं हमारे इस गोल के अंदर, ठीक है। तो इस टॉपिक को आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, अच्छे से लर्न करके जाना। मैं कीवर्ड्स मार्क करवाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लो या अपनी बुक में मार्क कर लेना, पर कोशिश करना एग्जाम में लैंग्वेज या तो याद करके लिखो और नहीं तो अपनी लिखो तो सही होनी चाहिए। अब पहले जेम्स का कोड कवर करवा देता हूँ। क्या है? जी का मतलब हो गया ग्रोथ, ठीक है ना, ग्रोथ। उसके बाद ई का मतलब हो गया इक्विटी। उसके बाद एम का मतलब हो गया मॉडर्नाइजेशन, तो GEM। और एस का मतलब हो गया
सेल्फ रिलायंस, तो कितना इजी हो गया याद रखना, जेम्स। तो जेम्स यानी कि हमारे 5 ईयर प्लान के गोल्स। अब इनका मीनिंग क्या है, सारे कीवर्ड्स मार्क कर लेना, बहुत ज़रूरी है। देखो ग्रोथ का तो मतलब बहुत सिंपल है, ग्रोथ मतलब क्या, विकास होना चाहिए। तो हम ये कहते हैं, इसमें की पॉइंट हमारा ये है कि जो हमारे 3 अलग अलग सेक्टर हैं देश के, उनका जीडीपी बढ़ना चाहिए, बस बात खत्म। ये कीवर्ड है, एग्जामिनर यही ढूंढ रहा है कि आपने जीडीपी वर्ड लिखा है, आपने बताया है कि जीडीपी बढ़ना चाहिए तीनों सेक्टरों के अंदर, इसको बोलते हैं ग्रोथ। अब जीडीपी बढ़ेगा कैसे, जीडीपी कैन बी इंक्रीज्ड बाय, तो ऑब्वियसली जीडीपी बढ़ता है जब देश का आउटपुट यानी कि जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा। तो जैसे ही हम अपने देश के गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन को या आउटपुट की कैपेसिटी को बढ़ाएंगे और वो बढ़ा, तो दैट मीन्स जीडीपी बढ़ गया, और जीडीपी बढ़ने को हम कहते हैं ग्रोथ हो गई। बाकी कुछ सपोर्टिंग सर्विसेज भी बढ़नी है, जैसे बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन एटसेट्रा, तो इनके बढ़ने से भी या इनके अच्छे होने को भी हम ग्रोथ के अंदर कवर करते हैं। तो देखो 3 पॉइंट हाईलाइट कर दिए और आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर ग्रोथ के बारे में लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है इक्विटी। इक्विटी बहुत ही सिंपल और बहुत ही 2 ही कीवर्ड से डिज़ाइंड है। इक्विटी का मतलब इक्वालिटी तो नहीं होता, पहले ये समझ लो। इक्वालिटी का मतलब तो है, यहाँ पर एक बहुत अच्छा डायग्राम दिया है, अगर आपको दिखाऊं। इक्वालिटी का मतलब तो है कि भाई तीनों को एक एक बॉक्स दे दिया। अब जो सबसे लंबी हाइट का व्यक्ति है वो भी बॉक्स पे खड़ा है, मंझला भी खड़ा है और छोटा भी खड़ा है। अब लेकिन अगर आप इक्वालिटी में देखो, तीनों को बराबर बराबर डब्बे मिले हुए हैं, पर छोटे को तो तब भी मैच नज़र नहीं आ रहा, और बड़े को ज़रूरत नहीं थी, वो फालतू में इतना ऊपर जाके मैच देख रहे हैं। लेकिन इक्विटी को अगर आप ध्यान से देखो तो इक्विटी वाले बॉक्स में आपको यहाँ पर बड़े को कोई बॉक्स नहीं दिया, क्योंकि उसको ज़रूरत ही नहीं है। मंझले को 1 दे दिया, जबकि छोटे को 2 बॉक्स दिए, क्योंकि छोटे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अब वहाँ पर तीनों ही जने मैच एंजॉय कर पा रहे हैं, वो होती है इक्विटी। सिमिलरली अब देश की अगर हम बात करें तो इक्विटी का मतलब है कि अमीर और गरीब के बीच में जो भेदभाव है वो हमें ना कम रखना चाहिए, क्योंकि देखो गरीब को ज़्यादा ज़रूरत है, ऑब्वियसली अमीर को तो इतनी ज़रूरत नहीं है। तो हमें बेसिक नेसेसिटीज़ जो है वो सबको प्रोवाइड करनी है, ताकि गरीब जो है वो पीछे ना छूटे, है ना। तो ये इसका मेन क्रक्स होता है इक्विटी का। तो देखो ये यहाँ पर लिखा है कि भाई इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो है वो पुअर सेक्शन तक भी पहुँचनी चाहिए, और वो कैसे होगा, जब हम इनइक्वालिटी को कम करेंगे। बाकी बेसिक नेसेसिटी इसमें की वर्ड है, तो कुछ भी लिखो, बस बेसिक नेसेसिटी वर्ड आ जाना चाहिए। तो जब हर व्यक्ति अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल कर सके, खाना, घर, शिक्षा, सेहत, तो इस चीज़ को हम बोल देते हैं इक्विटी। तो बस इक्विटी का मतलब ये होता है, सिंपल। तीसरा गोल होता है मॉडर्नाइजेशन। इसमें 2 कीवर्ड्स हैं। मॉडर्नाइजेशन का मतलब हो गया एक तरह से आधुनिकरण। अब लेकिन आधुनिकरण 2 नज़रियों को कवर करता है। एक तो हो गया चलो टेक्नोलॉजिकल, कि हाँ नई नई मशीनें खरीद रहे हैं हम, देश में डेवलपमेंट करने के लिए हम नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं जिससे प्रोडक्शन बढ़े, तो यस ये मॉडर्नाइजेशन है। लेकिन दूसरा मॉडर्नाइजेशन है हमारी सोच को लेकर, सामाजिक सोच, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सोशल आउटलुक, वो भी चेंज होना बहुत ज़रूरी है। आज महिलाएं, उन्हें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आज महिलाओं को भी सेम दर्जा मिलना बहुत ज़रूरी है। पुराने ज़माने में महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था, कन्याओं को बोला जाता था कि आप घर पर रहो, तो कितनी गलत बात है ये, है ना। तो उस सोच में भी चेंज होना ज़रूरी है। उस चेंज इन सोशल आउटलुक को भी हम मॉडर्नाइजेशन में कवर करते हैं। तो मॉडर्नाइजेशन में बस 2 ही कीवर्ड है, ये दोनों लिख देना, टीचर अपने आप मार्क्स दे देगा, आगे पीछे कुछ भी कहानी लगा देना। क्या क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी नंबर 1 और नंबर 2 चेंज इन सोशल आउटलुक, है ना। तो ये हो गया मॉडर्नाइजेशन। उसके बाद चौथा होता है सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब तो नाम से ही क्लियर है कि हमें अपने ऊपर पूरा रिलाय करना है, यानी कि हमें बाहर वालों की ज़रूरत ही नहीं है। अब बाहर वालों का मतलब ये कि हमें बाहर से इम्पोर्ट्स नहीं करने, तो इसका कीवर्ड यही है, अवॉइडिंग इम्पोर्ट्स। अब कैसे करोगे अवॉइडिंग इम्पोर्ट्स, हम वो सामान घर पे खुद बना लेंगे, यानी कि गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इटसेल्फ। तो उससे हमारा सेल्फ रिलायंस ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगा। तो बेसिकली सेल्फ रिलायंस के अंदर हमारी कोशिश है कि जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हैं, कैपिटल हैं, इन चीज़ों की हमारी रिक्वायरमेंट बाहर से मिनिमम हो जाए, तो हम ऑटोमेटिकली सेल्फ रिलायंस अचीव कर लेंगे। तो बस 4 गोल्स हमसे पूछता है क्वेश्चन, तो मन में कोड याद रखो, जेम्स, और जी मतलब ग्रोथ, ई मतलब इक्विटी, एम मतलब मॉडर्नाइजेशन और एस मतलब सेल्फ रिलायंस विद कीवर्ड्स, ठीक है।
अब इसके बाद बेसिकली हमारा जो टॉपिक होता है वो होता है कि जो हमने इकोनॉमिक पॉलिसियाँ फॉलो करी, गोल्स तो चलो हो गए, अब इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो हमने फॉलो करी 1990 तक या 1991 तक, वो क्या थी, उनमें क्या क्या चीज़ें हुई, तो उसका एक ओवरव्यू लेना है, उसमें क्या फेलियर हुए वो देखना है, और फिर उसमें से एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर को हमें डिटेल में कवर करना है, वो उसके आगे करेंगे। अब देखो, अगर हम इकोनॉमिक पॉलिसी के फीचर्स की बात करें जो हमने अगले 40 साल फॉलो करा, तो हमारी स्ट्रेटजी जो थी वो बहुत सिंपल थी। पहला पॉइंट देखो क्या था कि हम पब्लिक सेक्टर पर बहुत ज़्यादा रिलाय कर रहे थे, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर था उसका रोल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तो इसीलिए हमने क्या करा, देखो अगर आप पढ़ोगे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन था जो हम आगे पढ़ने वाले हैं 1956, उसमें 17 इंडस्ट्रीज़ को, बड़ी बड़ी जो सबसे मेन होती हैं, उनको पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व कर दिया, यानी कि उसमें सिर्फ पब्लिक सेक्टर का ही काम रहेगा, रोल रहेगा। जबकि जो 12 इंडस्ट्रीज़ थी दूसरी, उनको प्राइवेट सेक्टर के लिए रखा गया, या जिसमें प्राइवेट सेक्टर अपना रोल प्ले कर सकता है। तो यानी कि कहीं ना कहीं पॉइंट का क्रक्स ये है कि पब्लिक सेक्टर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा रखी गई ताकि हम सोशलिस्ट डेवलपमेंट जो है वो कर सकें। दूसरा था रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। इसका मतलब होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उनके ऊपर रेगुलेशंस लगाए गए। रेगुलेशंस का मतलब होता है एक तरह से नियंत्रण लगाया गया, ताकि कोई भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी या कोई भी प्राइवेट सेक्टर वाला व्यक्ति ऐसा ना हो कि वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाए और फिर वो एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दे। तो उनको लगाम में रखने के लिए, नियंत्रण में रखने के लिए तरह तरह के रूल्स बनाए गए। जैसे उसमें से एक था मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, जो किसी भी प्राइवेट कंपनी को एक्सपैंड होने से रोकता था। तो ये भी एक मतलब कह सकते हो रूल्स होते थे प्राइवेट सेक्टर के ऊपर रेगुलेशन के। तीसरा, सरकार का फोकस था कि जितनी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी, उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनको बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह बचा के रखा जाए, है ना। और जो बड़ी कंपनियां थीं, लार्ज कंपनियां, उनको नियंत्रण में रखा जाए, उनके ऊपर रेगुलेशंस लगाए जाएं, ताकि कोई भी बड़ी कंपनी किसी छोटी कंपनी को खा ना जाए या उसको एक्सप्लॉइट ना कर दे। तो ये भी सरकार का फोकस एरिया था। तो इसीलिए इनफैक्ट हम आगे कवर भी करेंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए रिजर्व कर दिए गए थे कि भाई कोई पर्टिकुलर अगर ये प्रोडक्ट है तो ये तो सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही बनाएगी, बड़ी कंपनी ये नहीं बना सकती। तो बेसिकली सरकार का मोटिव क्लियर था यहाँ पर कि हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करके रखना है। इसके अलावा चौथा पॉइंट देखो, सरकार हैवी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स उठाती थी। हैवी इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती है? जिनसे देश में प्रोडक्शन बढ़ता है, जो हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इसीलिए सरकार का फोकस था, चाहे बिजली की उत्पादन हो, एनर्जिंग गुड्स हो, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ हो, इन पर फोकस करना था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ बढ़ सके और देश का प्रोडक्शन लेवल ज़्यादा हो सके। पांचवा देखो, सरकार का फोकस था कि लोगों की सेविंग्स की हैबिट धीरे धीरे बढ़नी चाहिए, क्योंकि जितना वो सेव करेंगे उतना ही इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट भी होता है ना। आप थोड़ा थोड़ा इसको मैक्रो से भी रिलेट कर सकते हो। अब हाउस होल्ड जब सेव ज़्यादा करेगा, बैंकों में ज़्यादा पैसे रखेगा, तो बैंकों की क्षमता बढ़ जाएगी पैसों को निवेश करने की। तो ये सरकार का मोटिव था। अब लोग सेविंग ज़्यादा कब करते हैं? जब उन्हें हाई इंटरेस्ट रेट का लालच मिलता है। तो सरकार ने सेविंग्स को प्रमोट करने के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स देने शुरू करें ताकि लोग सेविंग्स करें, बैंकों में पैसे दें और इसी बहाने इकोनॉमी का मनी फ्लो बढ़ जाए। ये भी एक मोटिव था। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए सरकार कैसे प्रोत्साहित करती थी? सब्सिडीज़ देती थी और बड़ी बड़ी कंपनियों को ग्रांट्स, मदद देती थी। तो इससे कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर्स भी इन्वेस्ट करने लगे और हाउस होल्ड्स सेविंग करने लगे। तो इकोनॉमी के अंदर पैसा जो है वो थोड़ा सा फ्लो बढ़ गया। इसके अलावा अगर बात करें और क्या फोकस था सरकार का, फॉरेन कंपटीशन, उससे हमारी कंपनियों को प्रोटेक्ट करना था। तो सरकार ने बहुत ही सिंपल फंडा फॉलो करा उस पॉलिसी में, इंपोर्ट ड्यूटी बहुत हाई करी। यानी कि अगर आप बाहर से सामान मंगवाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार का देखो गोल क्लियर था, सेल्फ रिलायंस। तो सरकार नहीं चाहती थी कि आप सामान बाहर से खरीदो, इसीलिए इंपोर्ट पर ज़्यादा टैक्स लगाते थे। और इसी को 7 पॉइंट में भी दोबारा अगेन कवर किया गया है इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के नाम से। यानी कि बाहर से जो भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो उसका सब्सटीट्यूट इंडिया में ही बना लिया जाएगा, दैट इज़ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। और इसी में अगर एक और बात देखें हम, तो रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन कैपिटल। सरकार नहीं चाहती थी कि विदेशी पैसा यहाँ पर ज़्यादा आए। तो
तो इसीलिए फॉरेन कैपिटल पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे। 9th पॉइंट की अगर बात करें, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, तो सरकार का इस पॉलिसी में सिंपल सा फॉलो करना था कि हमारी प्लानिंग मॉडल जो है वो सेंट्रलाइज्ड रहनी चाहिए, ताकि हर तरीके के, हर वर्ग के लोगों का भला या ग्रोथ हो सके। तो कुल मिलाकर ये मतलब सारे 9 पॉइंट्स थे जो इस इकोनॉमिक पॉलिसी के गवर्नमेंट के फोकस एरिया में रहा करते थे। अब क्वेश्चन हमसे ये भी पूछ लेता है, क्योंकि ये तो हो गई पॉलिसी, कि इस प्लानिंग में क्या क्या सफलताएं मिली सरकार को, और ये भी पूछ सकता है कि क्या क्या फेलियर मिले। तो अगर मैं पहले सक्सेस की बात करूं कि इस पूरे पॉलिसीज से क्या फ़ायदा हुआ, तो थोड़ा बहुत हम छोटे छोटे पॉइंट्स बता सकते हैं। जैसे देश की जो नेशनल इनकम है वो बढ़ी, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इंक्रीज़ हुआ। देश का जो पर कैपिटा इनकम है वो इंक्रीज़ हुआ, यानी कि पहले एक आदमी के ऊपर जो इनकम थी वो बहुत कम थी, लेकिन इस प्लानिंग के बाद, इस पूरी पॉलिसीज़ को फॉलो करने के बाद जो पर कैपिटा इनकम थी वो थोड़ी सी बढ़ गई थी। तीसरी बात अगर हम बात करें, सरकार का जो मोटिव था कि सेविंग बढ़नी चाहिए देश में, इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए देश में, वो भी बढ़ गया, तो ये भी एक अच्छी पॉजिटिव बात हुई। चौथी अगर हम बात करें, एग्रीकल्चर सेक्टर में एक बहुत बड़ा चेंज आया, जो हम आगे भी कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे 2 मेजर रिफॉर्म्स आए थे, जिसमें मैं आपको लैंड रिफॉर्म्स भी जो आए वो भी बताऊंगा, और जो टेक्निकल रिफॉर्म्स आए ग्रीन रिवॉल्यूशन वाले वो भी बताऊंगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये पॉलिसीज़ फॉलो करी थी सरकार ने, ये एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी बहुत पॉजिटिव रही, और उसके अंदर जीडीपी और ग्रोथ काफ़ी हद तक बढ़ गया था। इसके बाद अगर बात करूँ 5वें पॉइंट की, जिसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था उसके अंदर भी पॉजिटिव साइंस देखने को मिले। इंडस्ट्रीज़ डाइवर्सिफाई हो गई, यानी कि तरह तरह की इंडस्ट्रीज़ हुई, और जो गवर्नमेंट का फोकस था कि हमारी जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका डेवलपमेंट हो, तो ऐसा देखने को मिला। और इंडिया जो है मतलब एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी आज की तारीख में बन गई है, तो ये भी हम कह सकते हैं एक पॉजिटिव पॉइंट रहा प्लानिंग के दौर में। बाकी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो वो भी पहले से बेहतर हुआ, खासकर पब्लिक सेक्टर के रोल की वजह से, जिसमें कुछ एरियाज़ जो स्पेसिफिकली यहाँ हाईलाइटेड हैं उनमें हमने देखा कि जो फैसिलिटीज़ पहले थी उनके मुकाबले फैसिलिटीज़ पहले से बेटर हो गई। अब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी बात करें तो इसमें भी हेल्थ और एजुकेशन पैरामीटर्स जो थे वो प्लानिंग पीरियड में पहले के मुकाबले काफ़ी इंप्रूव हुए एज़ कम्पेयर टू इंडिपेंडेंस के टाइम, तो ये भी हम एक पॉजिटिव मान सकते हैं। और इसके अलावा इंटरनेशनल अगर ट्रेड की बात करें तो इंडिया ने धीरे धीरे देखो इंजीनियरिंग गुड्स को भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे इंडिया जो है एक एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स बन गया। पहले अगर आपको याद हो ब्रिटिशर्स के टाइम पे हम सिर्फ रॉ मटेरियल ही एक्सपोर्ट कर रहे थे, जबकि अब ऐसा नहीं था। अब हमने फिनिश्ड गुड्स, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स को भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था, तो ट्रेड के नज़रिए से भी ये एक पॉजिटिव बात हम कह सकते हैं। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ये जो प्लानिंग थी इसमें फेलियर्स क्या थे। फिर भाई इतनी सारी अच्छी बातें हुई, लेकिन कुछ तो ख़राब बातें भी हुई होंगी, या कुछ तो कंसर्निंग पॉइंट्स भी रहे होंगे। तो अगर हम कंसर्निंग या ख़राब बातें देखें तो उसमें सबसे पहला और सबसे मेन है पॉवर्टी, यानी कि गरीबी। पूरे प्लानिंग पीरियड के दौरान या ये सारी पॉलिसीज़ फॉलो करने के बावजूद भी जो भारत में एब्सोल्यूट पॉवर्टी थी वो काफ़ी हाई थी, यानी कि बहुत सारे लोग अभी भी एब्सोल्यूट संख्या में गरीबी रेखा के नीचे थे, जो एक मेजर फेलियर मान सकते हैं हम, या मेजर कंसर्न मान सकते हैं हम ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड। दूसरी बात करें महंगाई, तो खाने पीने के या एसेंशियल गुड्स के जो दाम थे 1990 तक पहुँचते पहुँचते वो बहुत आसमान छूने लगे थे, यानी कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो ये भी एक प्लानिंग पीरियड का हम फेलियर मान सकते हैं। तीसरी बात करें हम बेरोज़गारी की, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इनफैक्ट हम आगे पढ़ेंगे भी, एक टाइम ऐसा आ गया था कि जीडीपी तो बढ़ रहा था देश का, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो पा रहा था, तो वो भी एक मेजर कंसर्न था, कंसर्निंग पॉइंट था, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। चौथी अगर हम बात करें, कुछ चीज़ों को लेकर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी इनएडिक्वेट था, मतलब संपूर्ण नहीं था या पर्याप्त नहीं था। सड़कें खराब थीं, रेलवेज़ की बात करें वो भी अप टू डेट नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स जो थे वो मतलब अभी भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे थे, वो भी एक कह सकते हैं हम फेलियर का पॉइंट था। और इसके अलावा अगर हम बात करें, एक बड़ा मेजर फेलियर पॉइंट था, वो था स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये कि प्लानिंग पीरियड के दौरान भी जो जीडीपी है या जो नेशनल इनकम है
उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं था। अमीर गरीब का जो भेदभाव है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा था। अमीर तो और ज़्यादा रिच हो रहा था, गरीब और ज़्यादा गरीब हो रहा था। यानी कि कहीं ना कहीं अगर हम देखें जो इनइक्वालिटीज़ थी सोसाइटी में वो काफ़ी ज़्यादा थी, सामाजिक तौर पर भी और आर्थिक तौर पर भी। तो ये भी एक फेलियर का हम बड़ा पॉइंट कह सकते हैं। तो ये पूरा एक टॉपिक था जिसमें हम प्लानिंग के बारे में सक्सेस भी और फेलियर भी देखते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलो हम चलते हैं आगे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर जो मेन चीज़ें हुई थी वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बताऊंगा। बेसिकली देखो लैंड रिफॉर्म्स क्या है कि ये जो पूरा हमारा 40 साल का दौर था, इसमें एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर दो मेन चीज़ें हुई थी। क्या थी वो दो मेन चीज़ें? अगर मैं पूरे के पूरे एग्रेरियन रिफॉर्म्स को दो मेन चीज़ों में डिवाइड करूं तो एक तो थे आपके लैंड रिफॉर्म्स, जिनको हम कह सकते हैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, जिसमें कुछ कुछ चीज़ें हुई थी, और दूसरे था हमारा टेक्निकल रिफॉर्म, जिसको बहुत से लोग प्यार से ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। तो पहले हमें देखना है कि जो हमारे ये इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म यानी कि लैंड रिफॉर्म्स थे, जिसमें कुछ कानूनी दाव पेच थे, कुछ चीज़ें चेंज करी गई थी, कुछ लॉज चेंज करे गए थे, वो सब हो गए लैंड रिफॉर्म। बाकी जब प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात आई, ग्रीन रिवॉल्यूशन जिसमें हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज़ किया, वो हो गई अलग कहानी। तो अगर मैं पहले लैंड रिफॉर्म्स की बात करूँ तो इसमें 3 मेन काम किए गए। सबसे पहला काम था रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, या जिसको हम लैंड सीलिंग बोलते हैं। अब देखो लैंड सीलिंग का कीवर्ड क्या होता है? लैंड सीलिंग का मतलब कि एक मैक्सिमम लिमिट लगा दी जाती है कि एक व्यक्ति के पास कितनी ज़मीन मैक्सिमम हो सकती है। तो बस इसी लिमिट को नाम देते हैं सीलिंग, है ना। तो एक मैक्सिमम लिमिट तय कर दी जाती है। इससे फ़ायदा ये होता है कि एक आदमी के पास ऐसा नहीं होता कि बहुत सारी ज़मीन इकट्ठी हो जाए, तो इससे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैंड जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो ये सरकार का मकसद था। दूसरी चीज़ अगर हम इसमें देखें तो थी एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। अब इंटरमीडियरीज कौन थे? अपने वही ज़मींदार्स, तो जो हमने पुराना मॉडल समझा था। अब ज़मींदार्स को बीच में से सरकार ने हटा दिया, यानी कि फार्मर्स को डायरेक्ट कनेक्टिविटी दे दी या देने की कोशिश कर दी सरकार के साथ। और ये जितने भी मिडलमैन्स थे या इंटरमीडियरीज थे, जिनको हम ज़मींदार्स के नाम से मेनली जानते थे, उनके रोल को पूरी तरह से सरकार ने कोशिश करा ख़त्म कर दिया। तो पहले आपको याद है ज़मींदार्स क्या करते थे? रेंट लेते थे या टैक्स लेते थे हमारे टेलर्स से, कल्टीवेटर से, और सरकार को जमा किया करते थे। लेकिन सरकार ने जब ख़त्म कर दिया इन इंटरमीडियरीज को, तो 200 लाख टेनेंट्स मतलब एक तरह से वही कल्टीवेटर्स या टिलर्स सरकार के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ गए। तो ये भी लैंड रिफॉर्म के अंदर एक दूसरा मेजर चेंज था। तीसरी बात करें तो ओनरशिप राइट्स को लेकर सरकार ने एक बड़ा रिवॉल्यूशन लाया। सरकार ने क्या करा, जो टेनेंट्स थे या जो एक्चुअल टिलर्स थे या कल्टीवेटर्स थे, कुछ भी कह लो, कि वो गरीब या किसान जो एक्चुअल में खेती कर रहे हैं, तो सरकार ने क्या करे, ओनरशिप राइट्स चेंज कर दिए और ज़मींदारों को बोला या उन बड़े कह सकते हो लैंड ओनर्स को बोला कि आपकी ज़मीन के राइट्स अब एक्चुअल कल्टीवेटर को दे दिए जाएंगे। तो इससे आप कह सकते हो ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी गई टेनेंट्स को या कल्टीवेटर्स को। तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो कल्टीवेटर्स होते हैं या टेनेंट्स होते हैं, उनको एक मोटिवेशन रहती है, उनको एक इंसेंटिव मिलता है, उनके अंदर एक जोश आता है कि यस अब मैं इस ज़मीन का मालिक बन गया हूँ, तो यहाँ पर मैं अब अच्छे से काम कर सकता हूँ, ये ज़मीन मेरे से कोई छीनेगा नहीं। तो इससे फिर प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। तो लैंड रिफॉर्म्स के अंदर आप ये 3 मेन चीज़ें याद रखना, इंक्लूडिंग कीवर्ड्स। अच्छा, अब बात करूं लैंड रिफॉर्म्स के अंदर 4 ड्रॉबैक्स थे, यानी कि सरकार ने कानून तो बना दिया। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि क्या ड्रॉबैक्स थे। तो हम इसमें 4 पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। देखो, पहला पॉइंट तो है फॉल्ट इन लेजिस्लेशन। फॉल्ट इन लेजिस्लेशन का मतलब ये होता है कि जो सरकार ने कानून बनाया था उस कानून में ही कुछ फॉल्ट था। फॉल्ट का मतलब होता है कमी थी। अब क्या कमी होती है? हर कानून में कुछ ना कुछ लूप होल्स होते हैं, है ना। और ज़मींदार्स क्या करते थे, वो उस लूप होल का फ़ायदा उठा लेते थे और खुद बहुत सारी ज़मीन के मालिक बने रहते थे। तो इसको बोलते हैं फॉल्ट इन लेजिस्लेशन। इसी में एक और चीज़ थी दूसरी, डिले इन इम्प्लीमेंटेशन। अब बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स ने क्या करा, जैसे ही सरकार ये कानून लेकर आई तो उन्होंने कोर्ट में जाकर अपना केस डाल दिया।
अब कोर्ट में आपको पता ही है, भारत में अगर कोई केस चल रहा होता है, जब सुनवाई चल रही होती है, तो तब तक कुछ भी एक्शन नहीं लेगी सरकार। और कोर्ट में तो केस सालों साल चलता रहता है। ज़मींदार उसको जानबूझ के या किसी ना किसी हथकंडे से डिले करवाते रहते हैं, और इस वजह से उनकी ज़मीन उनसे ले ही नहीं पा रही थी सरकार। तो इस पॉइंट को बोल दिया डिले इन इम्प्लीमेंटेशन। तीसरा, कुछ कुछ जगहों पर देखा गया कि जो सरकार थी वो ही पूरी तरह से इच्छुक नहीं थी कि हम इस रूल को फॉलो करेंगे, क्योंकि आप तो जानते ही हो करप्शन तो होता ही है, तो सरकार में भी करप्ट लोग होते ही हैं बहुत से। तो पॉलिटिकल विल की कमी देखी गई। तो जैसे यहाँ पर बड़ा अच्छा एक एग्जांपल दिया है, ये आप मार्क कर लेना कि लैंड रिफॉर्म्स जो मेनली सक्सेसफुल हुए वो केरला और वेस्ट बंगाल में हुए, क्योंकि यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो तो कमिटेड थी लैंड रिफॉर्म्स की पॉलिसी को लेकर। बाकी अदर स्टेट्स में देखो लिखा भी है, अनफॉर्चुनेटली अदर स्टेट्स में वो सेम लेवल ऑफ कमिटमेंट नहीं देखने को मिली। तो जब सरकार ही करप्ट होगी और काम नहीं करेगी तो फिर लैंड रिफॉर्म का फ़ायदा नहीं होगा। और चौथा, लैंडलॉर्ड्स ने देखो एक्सप्लॉयटेशन करा। कैसे? वो फोर्स करते थे कई बार टेनेंट्स को और कहते थे तुम जानबूझ के अपनी ज़मीन छोड़ दो, नहीं तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। क्योंकि भाई ऑब्वियसली जब ज़मींदार्स के पास, लैंडलॉर्ड्स के पास पैसा है तो पावर है तो फिर वो छोटे किसानों को, छोटे टेनेंट्स को डराएंगे, धमकाएंगे और किसी भी तरह से मतलब वो अपनी ज़मीन पर कब्जा बना कर रखेंगे। तो इस चीज़ को बोलते हैं एक्सप्लॉयटेशन। तो मतलब बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये। क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है कि लैंड रिफॉर्म सरकार लाई थी पर उसमें ड्रॉबैक्स क्या हुए। तो ये सारे ड्रॉबैक्स मेनली चारों लिखने हैं आपको। फॉल्ट इन लेजिस्लेशन, इम्प्लीमेंटेशन में डिले, पॉलिटिकल विल की कमी और एक्सप्लॉयटेशन जो बड़े टेनेंट्स करते थे या लैंडलॉर्ड्स करते थे टेनेंट्स के साथ। अब चलते हैं दूसरे पोर्शन पर। लैंड रिफॉर्म की कहानी हो गई खत्म। जो दूसरे हमारे टेक्निकल रिफॉर्म्स थे जिनको सब बच्चे प्यार से बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरे रंग की क्रांति, तो वो नाम से क्लियर है कि हरे रंग की क्रांति क्या। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन देखो क्या है बेसिकली, इसमें हमने पहली बार भारत में हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। अब ये हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो होते हैं ये इनमें केमिकल फर्टिलाइजर्स लगते हैं, इनमें केमिकल वाले पेस्टिसाइड्स लगते हैं, लेकिन ये प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ये इनका सबसे बड़ा फ़ायदा था। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारे देश में प्रोडक्टिविटी ही बढ़ाना मेन मतलब एक तरह से कंसर्न था। तो इसीलिए हमने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल करा और ख़ासकर वीट और राइस इनके प्रोडक्शन में। बाकी इसके ओरिजिन की अगर बात करें तो 1966 में खारिफ सीज़न के दौरान भारत में पहली बार ये HYV सीड्स का उपयोग किया गया था और इसमें अच्छी एडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज़ फार्मर्स को प्रोवाइड की गई थी। अच्छे फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स ये सब प्रोवाइड किए गए थे, जिनसे हमारी प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, है ना। बाकी ग्रीन रिवॉल्यूशन हमने क्यों करा या क्यों ज़रूरी था, तो वो बहुत ही सिंपल सी बात है। हमने पढ़ा था कि हमारी 75% जनता एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंडेंट थी। तो भैया एग्रीकल्चर सेक्टर पर अगर इतने लोग डिपेंडेंट हैं तो प्रोडक्टिविटी तो हमें वहाँ की बढ़ानी ही पड़ेगी, है ना। मॉनसून पर पहले डिपेंडेंस बहुत हुआ करती थी, तो उस चीज़ को भी थोड़ा काउंटर करा गया कि यार HYV सीड्स यूज़ करते हैं तो इससे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा, तो कम से कम किसानों को भूखा नहीं मरना पड़ेगा और एटलीस्ट अच्छी फसल होगी, टाइम से फसल उगेगी तो बेच के वो किसान पैसे कमा पाएंगे, है ना। और प्रोडक्टिविटी तो पहले बहुत लो ही थी ऑब्वियसली, तो उसको भी बढ़ाने से हम मतलब फ़ायदे में ही रहने वाले थे। लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन जो होता है वो 2 फेजेज़ में माना जाता है कि हमारे देश के अंदर अप्लाई हुआ। पहला फेज़ होता है जो हम कहते हैं 1960s से लेकर 1970s। उसमें हमने कुछ सेलेक्टेड क्रॉप्स के अंदर ही ये HYV सीड्स मेनली यूज़ करे और ख़ासकर अगर मैं बात करूं तो वीट में इसको इस्तेमाल करा। और अगर आपको दिखाऊं तो पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन स्टेट्स में ही हमने HYV सीड्स का ज़्यादा उपयोग करना शुरू किया। लेकिन जब फेज़ 2 आया यानी कि मिड 70s के बाद, तो मिड 70s के बाद हमने अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग क्रॉप्स में इन HYV सीड्स को यूज़ करना शुरू कर दिया था। तो ये बेसिकली ग्रीन रिवॉल्यूशन से इर्द गिर्द हमारी मेन कहानी होती है। अब इस पर एक क्वेश्चन डायरेक्ट जो बनता है वो ये कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का बेनिफिट क्या हुआ, है ना। क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है, 3 मार्क्स का एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन का देखो फ़ायदा बहुत ही सिंपल है। पहला तो है सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब ये, जब हमारे देश में प्रोडक्टिविटी बढ़ी,
फसलें ज़्यादा उगी, तो ऑब्वियसली अब हमें बाहर से फूड क्रॉप्स खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और जब हमें बाहर से फूड क्रॉप्स खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ी तो हम इसको कह सकते हैं कि भाई इंडिया जो है वो फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंसी अचीव कर पाया। तो पहला फ़ायदा तो ये हो गया। दूसरा फ़ायदा इंक्रीज इन मार्केट सरप्लस। मार्केट सरप्लस किसे बोलते हैं? जब आप बाज़ार में बेचने के लिए भी एक्स्ट्रा क्रॉप्स उगा पाते हो। तो इतनी प्रोडक्टिविटी बढ़ने की वजह से फ़ायदा ये हुआ कि हम अपना पेट भी भर पाए और बाज़ार में एक्स्ट्रा बेचने के लिए क्रॉप्स हमारे पास इकट्ठी हो गई, तो उसको बोलते हैं मार्केट सरप्लस। तो ये चीज़ आपको याद रखना। इससे फ़ायदा ये हुआ कि फार्मर्स जो हैं उनकी इनकम बढ़ गई, तो कितनी अच्छी बात है। तीसरा बेनिफिट, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स। ऑब्वियसली यहाँ पर थोड़ा सा डिमांड सप्लाई इकोनॉमिक्स चलता है। अब किसी भी चीज़ की जब इकोनॉमी में सप्लाई बढ़ जाती है ना, उसकी नंबर ऑफ आउटपुट ज़्यादा होता है, तो ऑब्वियसली सप्लाई बढ़ने से प्राइजेस भी कम होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि डिमांड सप्लाई इफेक्ट है। तो सप्लाई इतनी ज़्यादा हो गई फूड ग्रेन्स की या फूड क्रॉप्स की कि जो प्राइजेस थे वो कम होने शुरू हो जाए। तो आम ग्राहक के लिए ये अच्छी बात हो गई कि भाई सारी चीज़ें मिल रही हैं, वीट मिल रहा है, राइस मिल रहा है और सस्ते दामों पर मिल रहा है, तो ये भी एक बेनिफिट हो गया। और सरकार के नज़रिए से देखें तो बेनिफिट ये कि सरकार के पास बफर स्टॉक रखने के लिए भी अब काफ़ी क्रॉप्स रहने लगी। और बफर स्टॉक हमेशा सरकार दो चीज़ों में इस्तेमाल करती है, या तो कहीं नेचुरल कैलामिटी आए वहाँ पर, या फिर इसको एक्सपोर्ट करके पैसे कमाने में। तो सरकार के एंगल से या देश के एंगल से भी देखें तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का ये बेनिफिट हुआ। तो इसमें आप क्वेश्चन में ध्यान रखना, अगर पूछता है तो 4 बेनिफिट्स आप ज़रूर मेंशन करना। अच्छा, अब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन को लेकर कुछ कंसर्न्स थे। अब इस पर छोटा सा 1 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई ग्रीन रिवॉल्यूशन हम इम्प्लीमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन उस समय भी जो बुद्धिजीवी लोग थे उनको कुछ चिंताएं थी। क्या चिंताएं थी? तो उन्हें चिंताएं 2 चीज़ों की लेकर थी। उन्हें लगता था कि इससे ना इनकम इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों होगा, इनकम इनइक्वालिटी क्यों बढ़ेगी? भाई किसानों के फ़ायदे की बात है तो, लेकिन किसानों के अंदर भी कैटेगरीज हैं। भाई अमीर किसान भी हैं कुछ कुछ, बहुत गरीब किसान भी हैं कुछ कुछ। तो रिस्क इस बात का था कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में महंगे HYV सीड्स लगते हैं, महंगे केमिकल फर्टिलाइजर्स लगते हैं, महंगे पेस्टिसाइड्स लगते हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, पैसे कमाने का मौका ज़्यादा मिलता है। तो ऐसी चीज़ को अमीर किसान तो एक्सप्लॉइट कर लेगा और बहुत पैसे कमा लेगा, लेकिन जो बेचारा गरीब किसान है जिसको ना तो केमिकल फर्टिलाइज़र मिल पाएंगे, ना HYV सीड्स ढंग से मिल पाएंगे, वो फिर तो और गरीब हो जाएगा। तो फार्मर्स की ही अपनी कैटेगरी के अंदर रिच वाला फार्मर और पुअर वाला फार्मर में इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी, इस बात का डर था, इस बात का कंसर्न था। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और दूसरा कंसर्न था पेस्ट अटैक्स को लेकर। वो ऑब्वियसली क्योंकि बायोलॉजिकल रीजंस हैं कि जो भी ये HYV सीड्स होते हैं, ये वाली क्रॉप्स पे कीड़े मकोड़े पेस्ट्स जो हैं वो ज़्यादा अटैक करते हैं, ज़्यादा नष्ट करते हैं। तो पता चला हमने HYV सीड्स यूज़ करके क्रॉप उगा तो लिए और बेचने से जस्ट पहले कीड़े मकोड़ों ने उनको सारा ख़राब कर दिया, तो पैसा भी लगाया और बेच भी नहीं पाए। तो ये भी एक खतरा हुआ करता था। तो 2 कंसर्न्स मेनली थे। अच्छा, अब इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है कि सरकार ने क्या रोल प्ले करा इन ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो देखो उस समय सरकार का मोटिव तो क्लियर था कि हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन को प्रमोट करना है। तो उसके लिए सरकार ने सिंपल से 2-3 काम ये करे। पहला तो जो सबसे मेन है, सरकार ने कहा कि भाई हम फार्मर्स को सस्ते ब्याज दरों पर लोन देंगे, ताकि आपको अगर HYV सीड्स खरीदने हैं सस्ते में खरीद सकते हो, आपको फर्टिलाइज़र खरीदने हैं, पैसों की आवश्यकता है तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। सब्सिडाइज्ड रेट्स पर फर्टिलाइज़र्स मिलेंगे, लो इंटरेस्ट रेट पर लोन मिलेगा, ताकि स्मॉल फार्मर्स का कोई भी काम ना रुके। दूसरा, सरकार ने कहा कि भाई हम रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जो हैं इनके रोल को भी थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, क्योंकि छोटे फार्मर को कई बार यही डर रहता है कि यार कहीं पेस्ट अटैक हो गया, मेरी सारी फसल नष्ट हो गई तो क्या होगा। तो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इन्हें टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, इन्हें जानकारी देते हैं और इनके पेस्ट अटैक के रिस्क को कम करते हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से ये एक सपोर्ट फार्मर्स को मिल गई थी। अब जब गवर्नमेंट ने सब्सिडी देने के बारे में कहा कि हम फार्मर्स को सब्सिडीज़ देंगे HYV सीड्स खरीदने के लिए, तो यहाँ पर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है कि यहाँ पर डिबेट हुई। डिबेट का मतलब ये कि कुछ लोग फेवर में थे, कहते हाँ भाई सब्सिडी तो देनी चाहिए, अच्छी बात है, गरीब किसान को HYV सीड्स खरीदने के लिए सब्सिडी मिलनी चाहिए। लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट बुद्धिजीवी इसके अगेंस्ट थे, कह रहे नहीं नहीं नहीं, सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में
क्वेश्चन इस तरह से आता है कि भाई सब्सिडीज़ देने के पीछे जो डिबेट थी उसके बारे में, उसके कंटेक्स्ट के बारे में बताइए कि इकोनॉमिस्ट फेवर में क्यों थे या अगेंस्ट में क्यों थे। तो आपको टोटलिटी में पता होना चाहिए। तो अब देखो, अब गरीब किसानों को सब्सिडी मिले, फेवर की अगर हम बात करें तो उनका कहना था कि भाई एग्रीकल्चर देखो एक बहुत रिस्की बिजनेस है। किसान फसल उगाता है, उसको फिर मतलब काटता है, फिर बेचने के लिए तैयार करता है, बेचने जाता है। इस पूरे प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है और किसान की इनकम जो है मतलब कई महीनों बाद उसको रिसीव हो पाती है। तो तब तक बेचारा किसान क्या करे, बहुत रिस्की बिजनेस होता है। तो ऐसे में उसको ऑब्वियसली सरकार को सब्सिडीज़ देनी चाहिए। ये बात इकोनॉमिस्ट्स ने कही। तो पहला रीज़न तो हो गया कि वो एग्रीकल्चर को रिस्की बिजनेस मानते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि भाई देखो सब्सिडीज़ देना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि जो गरीब किसान है वो भी तो HYV सीड्स खरीद सके, वो भी तो प्रोडक्शन ज़्यादा करके बेच सके, पैसे कमा सके, तो इससे इनइक्वालिटी कम होगी। उनकी दलील ये थी। और तीसरा, बहुत सारे किसान हमारे गरीब होते हैं जनरली, तो HYV सीड्स खरीद के अगर वो बेचेंगे तो उनकी थोड़ी सी गरीबी कम हो जाएगी। तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए सरकार को सब्सिडी देनी चाहिए। तो इकोनॉमिस्ट ने 3 पॉइंट यहाँ पर रखे फेवर में कि भाई सब्सिडी मिलनी चाहिए। पहला, रिस्की बिजनेस है एग्रीकल्चर। दूसरा, इनइक्वालिटी भी है, उसको कम कर सकते हैं, और पॉवर्टी भी है, उसको कम कर सकते हैं। लेकिन जो इकोनॉमिस्ट सब्सिडी के खिलाफ थे उन्होंने 2 बड़े ही लॉजिकल पॉइंट्स दिए कि भाई देखो बात तो सारी आपकी सही है, परंतु ड्रॉबैक्स ये हैं सब्सिडी देने में कि सरकार पर बर्डन बहुत पड़ेगा। क्योंकि देखो किसान कितने सारे, बहुत सारे, फसलें कितनी सारी, बहुत सारी, और सबको सब्सिडी देगी सरकार अपनी जेब से, तो सरकार के रेवेन्यू पर बर्डन बहुत पड़ेगा। और सरकार को खाली एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में तो नहीं सोचना, उन्हें तो इंडस्ट्री भी सेट करनी है, सर्विस सेक्टर को भी बढ़ावा देना है। तो ऐसे में सरकार के ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा। तो इकोनॉमिस्ट का मानना था कि ये HYV टेक्नोलॉजी को यूज़ करना और उस पर सब्सिडी देना सरकार के लिए ही कहीं ना कहीं भारी पड़ेगा। तो ये सोच लो भैया। तो ये एक पॉइंट हो गया अगेंस्ट का। और दूसरा जो सबसे खतरनाक पॉइंट लगा इकोनॉमिस्ट को वो ये कि रिच फार्मर्स जो हैं वो इसका फ़ायदा उठा लेंगे। क्योंकि रिच फार्मर्स क्या करेंगे, सरकार से मिलने वाली सब्सिडी खुद ले लेंगे, HYV सीड्स यूज़ करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, पैसे कमाएंगे। लेकिन जो एक्चुअल में गरीब किसान हैं उसको शायद सब्सिडाइज्ड रेट पर भी HYV सीड ना मिल पाए या उसको सब्सिडी का फ़ायदा एक्चुअल में ना मिल पाए। ये एक बड़ा कंसर्न था इकोनॉमिस्ट के मन में कि भाई इस सब्सिडी का फ़ायदा एक्चुअल पुअर तक या एक्चुअल फार्मर तक नहीं पहुंच पाएगा और रिच फार्मर्स इसका फ़ायदा उठा लेंगे। तो ये उनके मन में एक डर था। तो ये भी एक पॉइंट बन जाता है। तो बेसिकली कुल मिलाकर इस टॉपिक में हमसे ये सब बातें पूछ सकता है। अब करते हैं हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात, यानी कि जो हमारा सेकंड मेन पोर्शन है। एग्रीकल्चर तो ख़त्म। अब देखो बच्चों, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में अगर मैं बात करूं 1950s से लेकर 1990 के बीच में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये कि जब हमने शुरुआत करी थी तो हमारी इंडस्ट्रीज़ बहुत ही लिमिटेड थी। आप उंगलियों पर गिन सकते हो, वो नाम आपको याद रखने हैं। एक थी कॉटन और एक थी जूट। मेनली हम सिर्फ इन्हीं दोनों इंडस्ट्रीज़ पे कन्फाइंड थे। ओवर द ईयर्स कुछ सालों के बाद हमने ऐड करा, जिसमें हमारे मेन आयरन एंड स्टील फर्म्स भी ऐड हुए। वो भी बहुत लिमिटेड थे, एक जमशेदपुर और एक कोलकाता में। यानी कि कुल मिलाकर हमारी इंडस्ट्रीज़ जो थी शुरुआती दौर में बहुत ही लिमिटेड थी और बहुत ही कन्फाइंड थी लिमिटेड सेक्टर्स के अंदर। अब देखो क्या क्या पॉलिसियाँ बनी, क्या क्या चीज़ें हुई, वो सब हम डिटेल में आपको समझाते हैं। सबसे पहली चीज़ ये, एक क्वेश्चन हमसे पूछता है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर पब्लिक सेक्टर का रोल क्या था। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी कि सरकार जो है, सरकार उसको क्या ज़रूरत थी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर अपना रोल इंक्रीज़ करने की। क्यों पब्लिक सेक्टर का रोल ज़्यादा था शुरू में। तो देखो इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे रीज़न्स हैं। पहला नंबर 1 रीज़न है कि उस ज़माने में कोई भी प्राइवेट सेक्टर वाला ऐसा मोटिवेटेड नहीं था या उसके पास कोई ऐसा इंसेंटिव नहीं था जिसके लिए वो इन्वेस्टमेंट करे। फॉर एग्जांपल मैं प्राइवेट सेक्टर वाला हूँ, मुझे पता है कि भाई हमारे यहाँ ज़्यादा प्रॉफिट होगा नहीं, हमारे यहाँ काम लोग कर नहीं रहे, हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी होगी नहीं, तो मुझे कोई भी ऐसा मोटिवेशन नहीं मिलेगा जिससे मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करूँ। तो प्राइवेट सेक्टर वाले उस समय या बड़े बड़े जो एंटरप्रेन्योर्स थे वो पैसा इन्वेस्ट नहीं करते थे। और दूसरी चीज़, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स उस समय गिनती के ही 2-4 थे। शायद आपने अगर नाम सुना हो उस ज़माने में तो आपने बस टाटाज़ का नाम सुना होगा या बिरलास का नाम सुना होगा।
और इसके अलावा कोई बड़ा एंटरप्रेन्योर नहीं था। तो ऐसे में सरकार जो है उसी को आगे आना पड़ा और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में पब्लिक सेक्टर जो है उसको अपने रोल को बड़ा करना पड़ा। तो पहला रीज़न तो ये था। दूसरा अगर मैं बात करूं, सरकार को इसीलिए ज़्यादा आगे आना पड़ा क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, सोशल वेलफेयर। सरकार को पब्लिक के वेलफेयर के बारे में काम करना है, उसके बारे में सोचना है। तो अगर प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल जाती तो प्राइवेट सेक्टर तो फिर एक्सप्लॉइट करता। तो इसीलिए गवर्नमेंट को पता था कि अगर हमें पब्लिक वेलफेयर करना है, सोशल वेलफेयर करना है, तो हमें अपने रोल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। तीसरी चीज़, प्राइवेट सेक्टर के पास पैसे की भी कमी थी, यानी कि शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट सेक्टर। अब उस समय इंडस्ट्री लगाने के लिए, उस समय पूरा सेटअप करने के लिए ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर वालों के पास बहुत पैसे हुआ करते थे, उनके पास भी पैसों की कमी होती थी। तो ऐसे में एक ही ऑप्शन बचा कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अगर करना है तो फिर तो सरकार को ही पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो ये भी एक रीज़न हो गया। और चौथा रीज़न था, सरकार ने सोचा कि हम अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करेंगे तो इससे देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बेहतर होगा। तो इसीलिए पब्लिक सेक्टर ने अपना रोल ज़्यादा रखा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन बनता है। इसके चारों मेन पॉइंट्स आप याद रखना। अंदर इसमें कोई ऐसा कीवर्ड नहीं, आप अपनी भाषा में कुछ भी बना कर लिख सकते हो, बस हाँ मेन पॉइंट सही होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर एक छोटा सा पॉइंट आता है 1956 में, जब हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान मतलब चल रहा था, तो उसमें एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आया जिसका नाम पड़ा सेकंड IPR, क्योंकि उससे पहले भी 1948 में आया था लेकिन वो इतना फेमस नहीं है। तो ये जो सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन था, इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ हुई जिसको हम बोलते हैं रीक्लासिफिकेशन। इंडस्ट्रीज़ को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया। एक को नाम दिया शेड्यूल A, एक को नाम दिया शेड्यूल B, एक को नाम दिया शेड्यूल C। अब ये नाम क्या है? शेड्यूल A में बेसिकली वो इंडस्ट्रीज़ कैटेगराइज करी गई जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें पूरा नियंत्रण पब्लिक सेक्टर का रहने वाला है। तो इसको तो कंप्लीटली या एक्सक्लूसिवली सरकार ने ही, सरकार को स्टेट भी बोलते हैं, ओन करके रख रखा था। तो वो हो गया शेड्यूल A। इसके अलावा शेड्यूल B, उसमें भी पूरा का पूरा सेटअप जो है वो इनिशिएट करती है सरकार, बस प्राइवेट सेक्टर वाला उसमें थोड़ा सा सप्लीमेंट करता है, यानी कि थोड़ी बहुत मदद करता है, उसका रोल बस लिमिटेड रहता है उतना। और शेड्यूल C में वो इंडस्ट्रीज़ थी जो सरकार को लगता था बहुत कम इंपॉर्टेंस की हैं, तो इसीलिए उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर को रोल दे रखा था। और उसमें भी प्राइवेट सेक्टर के रोल को कंट्रोल करती थी सरकार लाइसेंसिंग के माध्यम से, यानी कि हर चीज़ के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। अगर किसी भी प्राइवेट कंपनी को ग्रो करना है, डाइवर्सिफाई करना है, तो फिर उसको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी। पर इस तरह से सरकार ने इंडस्ट्रीज़ को 3 क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर दिया था। अच्छा, अब आती है एक और चीज़ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर, वो थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। जैसा हमने शुरू में पढ़ा था कि सरकार का मोटिव था कि हमें अपने देश की जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें भी प्रोटेक्ट करके रखना है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ की जब भी बात होगी तो उसमें SSI का जिक्र हमेशा होगा, क्योंकि ये भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थी जो सरकार के लिए उस समय बहुत इंपॉर्टेंट थी। सरकार चाहती थी कि इनको प्रोटेक्ट करके रखना है। तो इसीलिए 1959 में मतलब एक कमेटी थी, कार्वी कमेटी, उनकी रिकमेंडेशन पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के ग्रोथ पर फोकस किया गया। और रीज़न सिर्फ एक था कि भाई इससे रूरल डेवलपमेंट प्रमोट होगा और इससे एम्प्लॉयमेंट प्रमोट होगा। तो ये दोनों कीवर्ड्स याद रखना है, क्योंकि भाई देखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जनरली गांव में होती है, तो अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो उस पूरे गांव का डेवलपमेंट होगा, रूरल डेवलपमेंट, प्लस लोगों को नौकरियां मिलेंगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी और इसीलिए सरकार का फोकस था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बचा कर रखने का। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते किसको है? तो 1950s के टाइम पर तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो थी वो एक ऐसी इंडस्ट्री को माना जाता था जिसमें बहुत कम निवेश की आवश्यकता है, जिसमें मतलब आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो इन्वेस्टमेंट अधिकतम यानी कि मैक्स टू मैक्स 5 लाख रुपए तक की हुआ करती थी। अब ये लिमिट हाल में, क्योंकि भाई अब जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ रहा है तो ये लिमिट भी धीरे धीरे 5 से 10 लाख 20 लाख ऐसे बढ़ती रही है। अब क्योंकि आप वीडियो अगर पूरी देख रहे हो तो मुझे पता चलेगा आपने ये पॉइंट देखा, तो नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि अभी एग्जिस्टिंग SSI की लिमिट क्या है, यानी कि आज कोई भी कंपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कब मानी जाएगी जब उसमें मैक्सिमम इन्वेस्टेड अमाउंट क्या होगा डैश, वो नीचे कमेंट करके बताना।
लेकिन सरकार का मोटिव बहुत क्लियर था कि हमें अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना है। तो देखो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप एग्ज़ाम के लिए बस इनको याद रख लेना। पहला तो वही प्रोटेक्शन वाला, यानी कि सरकार चाहती थी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, बड़ी बड़ी फर्म्स जो हैं उनसे हमें बचा कर रखना है, ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ग्रो कर सके और उनको एक्सप्लॉइट होने से बचाया जा सके। इसीलिए सरकार देखो एक नियम लेकर आई जिसको बोलते हैं हम रिजर्वेशन। अब रिजर्वेशन क्या था? रिजर्वेशन के अंदर सरकार ने कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स रिजर्व कर दिए थे सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए, ताकि वो प्रोडक्ट कोई और इंडस्ट्री ना बना सके और उसको सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही बनाए, बेचे और पैसे कमाए। तो ये सरकार का एक मोटिव था। तीसरा, सरकार ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या करा, अलग अलग तरह के कंसेशंस देने शुरू करे, जिसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल था कि इनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी कम लगती थी, यानी कि टैक्स बहुत कम लगता था। इनको साथ ही साथ बैंकों से लोन मिलता था बहुत ही सस्ते ब्याज दरों पर। तो ये इनके लिए एक फ़ायदे का सौदा होता था। तो इसीलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ उस समय काफ़ी प्रमोट भी हुई और सरकार ने उनके प्रमोशन के लिए और उनके एनकरेजमेंट के लिए इस तरह के कदम बेसिकली उठाए थे। अच्छा, अब हम चलते हैं अपनी ट्रेड पॉलिसी की तरफ, यानी कि एक आखिरी पैरामीटर इस पूरे चैप्टर का अंदर, क्योंकि हमने एग्रीकल्चर पढ़ लिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पूरा देख लिया। अब ट्रेड पॉलिसी जो थी उस 40 साल में क्या थी, तो एक ही शब्द है कीवर्ड। सारा का सारा पॉलिसी बस उसके इर्द गिर्द घूमता रहेगा। वो कीवर्ड बता देता हूँ क्या है। अगर हम अपनी पॉलिसी को कुछ चंद शब्दों में कहें तो वो है इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी, दैट्स इट, या इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, जिसको सिंपल भाषा में तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन कहते हैं, लेकिन आप कीवर्ड ही याद रखो, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। इनवर्ड का मतलब है अंदर, लुकिंग देखो, ट्रेड मतलब व्यापार करने के लिए, और स्ट्रेटजी तो हमें सिर्फ अंदर देखना है। अंदर का मतलब है सिर्फ अपने घर में देखना है। अब बाहर क्या है हमें नहीं देखना, तो हमें कोई भी प्रोडक्ट बाहर से नहीं खरीदना। आपको बाहर की टी शर्ट अच्छी लग रही है? नहीं। आपको बाहर के जूते अच्छे लग रहे हैं? नहीं। आपको बाहर के गाड़ी अच्छी लग रही है? नहीं। बाहर से हमें कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं खरीदना। हम अंदर देखेंगे, सिर्फ अपने देश में देखेंगे, अपने देश का ही प्रोडक्ट खरीदेंगे। मतलब ये कीवर्ड को याद रखने का तरीका हो गया, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, है ना। तो यही सरकार का मोटिव था कि हमें बाहर से सामान नहीं खरीदना, इनफैक्ट वही सेम सामान का रिप्लेसमेंट या सब्सटीट्यूशन हम इंडिया में बनाएंगे, वो आप खरीद सकते हो। तो ये सरकार की ट्रेड की पॉलिसी थी। तो अब देखो इसके लिए सरकार ने क्या करा, बहुत ही सिंपल है। इंपोर्ट्स को रोकने के लिए सरकार ने 2 हथकंडे फॉलो करे। दोनों का नाम याद रखना है, एक को बोलते हैं टैरिफ, एक को बोलते हैं कोटा। अब टैरिफ में सरकार ने सोचा कि अगर हम इनके इंपोर्ट्स पर ज़्यादा टैक्स लगाएंगे तो कहीं ना कहीं ये डिस्करेज हो जाएंगे लोग और फिर ये शायद इंपोर्ट कम करेंगे। तो बहुत ही सीधा तरीका होता है, इसको बोलते हैं इम्पोजिंग हैवी ड्यूटी ऑन इम्पोर्टेड गुड्स, ताकि वो महंगे हो जाए और आप कम खरीदो। लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं अरे मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है, दे देंगे ज़्यादा पैसे, खरीद लेंगे, महंगा खरीदेंगे तो लेकिन बाहर से ही, तो ठीक है। तो उनको भी थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए सरकार ने फिर दूसरा हथकंडा अपनाया जिसको बोलते हैं कोटा। कोटा का हमेशा मतलब होता है एक तरह से मैक्सिमम लिमिट को फिक्स कर देना। तो सरकार ने कहा अच्छा बाहर से खरीद रहे हो, महंगा, चैन नहीं है, आपने कहा नहीं है खरीदेंगे। तो सरकार ने लिमिट लगा दी कि बाहर से अगर टी शर्ट खरीद रहे हो ना तो 2 से ज़्यादा नहीं खरीद सकते। अगर तुम्हारे बैग में 3 टी शर्ट्स पाई गई तो तुम्हें भी जेल में बंद कर देंगे। तो मैं ऐसी कहानी सुना रहा हूँ फ़नी। तो ये लिमिट्स अलग अलग चीज़ों की अलग अलग होती है, लेकिन हाँ आपको ध्यान रखना है कि सरकार ने कोटा लिया, यानी मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दी। तो इससे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्ट्स पर आप कह सकते हो रिस्ट्रिक्शन लगा, इम्पोर्ट कम हुए, और वही सरकार का मोटिव था उस समय। अच्छा, अब क्वेश्चन हमसे ये पूछ लेता है कि भाई सरकार क्यों इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन की पॉलिसी लगाना चाहती थी, उसके कारण क्या है ना। तो अब आप ऐसे एग्जाम में सोचोगे, मान लो यार क्या लिखूं अपने आप बनाकर, क्यों लाई होगी पॉलिसी, तो लॉजिकली सोचना है। हालांकि ये मेन पॉइंट्स याद रखने हैं। देखो सरकार का उस समय सोचना क्या था, सरकार चाहती थी कि हम कोई भी फॉरेन कंपटीशन नहीं चाहते। अब देखो फॉर एग्जांपल हमारे अपने देखो देश में हमारे अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब अगर बाहर का कोई प्रोडक्ट यहाँ आ गया और वो सस्ता भी हुआ और अच्छा भी हुआ तो क्या होगा, सभी लोग वो खरीदना चाहेंगे। तो ऐसे में हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदेगा और ऐसे में हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री बेचारी पिट जाएगी।
तो सरकार का तो ये उस समय यही उद्देश्य था कि यार अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रियों को बचाना है, तो इसीलिए बाहर से आने वाले फॉरेन कंपटीशन को जितना हो सके रोकना है। तो इसी वजह से ये इनवर्ड ट्रेड पॉलिसी या इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी सरकार ने फॉलो करी, है ना। तो यही सरकार की मतलब आप देख सकते हो मंशा थी कि इंडिया इस पोजीशन में नहीं था कि वो डेवलप्ड देशों के साथ उनके गुड्स को लेकर कॉम्पीट कर सके। तो इसीलिए सरकार ने फॉरेन कंपटीशन अवॉइड करने के लिए ये इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी फॉलो करी। दूसरा फ़ायदा देखो इंपोर्ट्स बचाने का, फॉरेन एक्सचेंज की बचत। सिंपल मैक्रो इकोनॉमिक्स तो पढ़ ही चुके हो, इंपोर्ट जितना कम करेंगे पैसा उतना बाहर कम देना पड़ेगा, और जितना पैसा बाहर कम दोगे उतने आपके देश की फॉरेन एक्सचेंज की बचत हो जाएगी। तो कितना अच्छा पॉजिटिव है। तो इंपोर्ट्स कम करने के पीछे कहीं ना कहीं सरकार की मंशा ये भी थी कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज में बचत होनी चाहिए। वेरी इजी, है ना। तो ये क्वेश्चन अगर पूछे तो आप इसमें बता सकते हो। बाकी अब बहुत ही सिंपल दो टॉपिक्स होते हैं जो इसी पूरी कहानी के, जो हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और ट्रेड पॉलिसी पढ़ा, इससे रिलेटेड पूछ सकता है। जैसे एक पूछता है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर जो पॉलिसीज़ थी उनका क्या प्रभाव पड़ा, है ना। ये पूछ सकते हैं भाई देखो पॉलिसीज़ बनाई हमने, उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ा, उसका प्रभाव क्या पड़ा। तो बड़े सिंपल पॉइंट्स है। पहला तो ये कि हमें फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्शन मिली, बिल्कुल सही, क्योंकि सरकार ने जो पॉलिसियाँ बनाई उससे हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को थोड़ा सा फ़ायदा हुआ और हमें बाहर के कंपटीशन को फेस नहीं करना पड़ा। तो ये अच्छी बात हो गई एक तरह से, क्योंकि सरकार यही चाहती थी। दूसरा, इंडस्ट्री डाइवर्सिफिकेशन, बड़ा अच्छा पॉइंट है। 1990 तक आते आते हमारी इंडस्ट्रियां जो बहुत पहले लिमिटेड थी वो धीरे धीरे डाइवर्सिफाई होने लगी। मतलब कि हमने अलग अलग तरह के वाइड रेंज ऑफ गुड्स बनाने शुरू कर दिए, और ख़ासकर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर तो हमने बहुत सारी वैरायटी लेकर आ गए। तो ये भी एक पॉजिटिव हो गया। तीसरा, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, जो 1950s में देखो इंडिपेंडेंस के टाइम पर इंडस्ट्रियल सेक्टर का मान लो था मात्र 11% के आसपास, वो बढ़कर हो गया 24%, लगभग दुगना हो गया। तो सिंपल भाषा में याद रखने के लिए आप बोल सकते हो जीडीपी में इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन दुगने से ज़्यादा हो गया, डबल हो गया। तो ये कितनी अच्छी बात। चौथा देखो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करा सरकार ने, तो उससे वही अगेन सेम फ़ायदे हुए, रूरल डेवलपमेंट भी हुआ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हुआ। तो ये भी सरकार की इस पॉलिसी का एक तरह से फ़ायदा हो गया। तो क्वेश्चन ये हमसे पूछ सकते हैं कि क्या इफेक्ट पड़े, तो हम ये इफेक्ट्स बता देंगे। और इसी तरह कभी कभी क्वेश्चन ये भी दे देता है, पूछ लेता है कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उनकी पॉलिसीज़ पर एक क्रिटिकल व्यू पॉइंट दीजिए। क्रिटिकल व्यू पॉइंट का मतलब है कि हर तरह के दृष्टिकोण पर प्रकाश डालिए। तो पहला वही देखो सेम पॉइंट्स हैं, बस लिखने का थोड़ा लहजा बदल जाएगा। इसमें 4 मेन पॉइंट्स कवर होते हैं। एक तो ये कि जो हमारी इनवर्ड ट्रेड लुकिंग या इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी थी उसके बारे में हमें बताना है कि भाई इससे देखो हुआ क्या। कुछ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स ने कोई भी एफर्ट नहीं डाले अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, और इसी वजह से हमारे इंडियन कंज्यूमर्स फोर्स हुए कि जो वो बेच रहे हैं वही खरीदना पड़ेगा। अब देखो क्योंकि हम क्रिटिकल व्यू पॉइंट दे रहे हैं तो हमें क्रिटिकली सोचना पड़ेगा। तो हमें इन पॉलिसीज़ का थोड़ा सा ग्रे शेड या नेगेटिव शेड दिखाना पड़ेगा। भाई देखो अच्छी बातें तो हो गई, हाँ सर बड़ा फ़ायदा हुआ, प्रोटेक्शन मिल गई फॉरेन कंपटीशन से, लेकिन देखो उस फ़ायदे का नुकसान क्या हुआ। डोमेस्टिक प्रोड्यूसर ने सोचा चलो अब तो भैया मेरा ही प्रोडक्ट बिकेगा, बाहर वाला तो कंपटीशन में करने अब आ नहीं सकता, सरकार ने मना कर दी, तो अब तो जैसा प्रोडक्ट मैं बेचूंगा बस सबको खरीदना ही पड़ेगा। तो इस चक्कर में डोमेस्टिक प्रोड्यूसर ने ही अपने लोगों को एक तरह से बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया। तो हो गया ना देखो पॉलिसी का एक तरह से थोड़ा सा नेगेटिव शेड। अच्छा दूसरा देखो पब्लिक सेक्टर वो नाकामयाब होता रहा। क्यों? क्योंकि पब्लिक सेक्टर में धीरे धीरे पता चला कि यार ये तो लगातार लॉसेस में चल रहे हैं, लगातार नुकसान में चल रहे हैं। हालांकि इसका एक पॉइंट आगे आएगा जिसमें हम ये बताएंगे कि पब्लिक सेक्टर को कभी भी हम प्रॉफिट लॉस पर नहीं तोलते, लेकिन क्या करें मजबूरी है, कंपनी चलानी है तो ये भी तो देखना ही पड़ेगा ना। तो बहुत सारा पब्लिक सेक्टर कंपनी ऐसी थी जो लगातार नुकसान में चल रही थी। तो इसीलिए ये भी एक चिंता बनने लगी कि यार ये पॉलिसी ठीक भी है या नहीं, और इसी वजह से पब्लिक सेक्टर धीरे धीरे अपना रोल कम करने भी लगा क्योंकि वो नुकसान में चल रहा था, एफिशिएंटली काम नहीं कर पाता था। उसके बाद तीसरा देखो पॉलिसी का मिसयूज़ क्या हुआ, लाइसेंसिंग का। अब सरकार ने प्राइवेट सेक्टर के ऊपर लाइसेंसिंग लगा रखी थी कि भाई आपको अगर
डाइवर्सिफाई करना है, ग्रो करना है तो हमसे लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो उसका कुछ प्राइवेट सेक्टर वाले मिसयूज़ करते थे। कैसे मिसयूज़ करते थे कि मान लो किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने एक लाइसेंस ले लिया कि भाई ये प्रोडक्ट तो बस अब मैं बनाऊंगा 5 साल तक, और लाइसेंस क्यों लिया उसने, ताकि वो किसी और छोटी कंपनी को एंटर ही ना होने दे और अपनी मोनोपोली क्रिएट कर ले। तो उसने अपने लाइसेंस का एक तरह से दुरुपयोग करा, मिसयूज़ करा। तो ऐसा बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट करते थे। तो ये भी सरकार की पॉलिसी थी कुछ और सोच के साथ, पर इंडस्ट्रियलिस्ट ने उसका लूप होल निकाल लिया। तो ये भी एक देखो क्रिटिकल पॉइंट बन गया। और चौथा भी वही पब्लिक सेक्टर को लेकर है कि भाई पब्लिक सेक्टर का मोटिव होता है पब्लिक का वेलफेयर करना, लेकिन हम उसको प्रॉफिट या लॉस के तराजू में तोलते हैं। अब सारी पब्लिक सेक्टर कंपनियां वैसे तो लॉस में थी या मोस्टली लॉस में थी, अब पब्लिक वेलफेयर तो कर रही हैं, लेकिन लॉस में वो कब तक चल पाएंगी। तो इसीलिए उनका रोल भी फिर धीरे धीरे कम करना पड़ा, मजबूरी थी। हालांकि पैरामीटर गलत है, लेकिन क्या करें, मजबूरी थी, लॉस चल रहे थे। तो कुल मिलाकर मतलब ये हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी का क्या हो गया, क्रिटिकल इवैल्यूएशन हो गया। तो ये पूरा एक क्वेश्चन कंप्लीट बन सकता है आपसे, अगर वो पूछे क्या इफेक्ट पड़े, तो पॉजिटिव्स भी हैं और कुछ क्रिटिकल व्यू पॉइंट्स यानी कि कुछ उसके नेगेटिव्स भी हैं, वो आप इसमें लिख सकते हो। तो आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ आया होगा। इन द एंड जस्ट कंक्लूजन दिखा देता हूँ ताकि आपको चैप्टर का एक क्रक्स मिल जाए। इस चैप्टर को जैसा मैंने कहा था 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। शुरू का इंट्रोडक्शन अलग, उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर में वो पूरी कहानी, टेक्निकल रिफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म वाला पूरा, लैंड रिफॉर्म, ग्रीन रिवॉल्यूशन, सब्सिडीज़ वो पूरा। उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर में जिसमें सारी पॉलिसी आई सरकार की इंडस्ट्रियल सेक्टर को लेकर, जिसमें एसएसआई का जिक्र ज़रूर होगा, अच्छा बुरा कुछ भी पता होना चाहिए। और आखिरी ट्रेड सेक्टर को लेकर जिसमें एक ही कीवर्ड मैंने आपको बताया था, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, यानी कि हमको इंपोर्ट को रोकना है, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करना है। तो ये बेसिकली पूरे चैप्टर का क्रक्स था। तो आई होप आपने अच्छे से पूरा वीडियो देखा होगा, समझ आया होगा। आप एडिक्वेट कीवर्ड्स को ज़रूर अपनी बुक में भी मार्क कर लेना, इसमें सारे कीवर्ड्स कवर हो जाते हैं और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बीच बीच में जो मैंने बताया वो भी ज़रूर मार्क कर लेना। बाकी मुलाकात करूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ाई करना, रिवाइज़ करना, और कोई भी दिक्कत हो तो नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मुलाकात करता हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय।